हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी क्लासेस। मैं विकास सोनी आईपी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के सेशन के अंदर। तो बताना चाहूँगा कि हम फिज़िक्स फॉर डिफेंस एग्ज़ाम नया कोर्स लेके आए थे, आपको पता होगा, जैसे कि जिसमें हम कंप्लीट फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं यूपीएससी एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, सीडीएस के लिए, और इवन आप अगर 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी ये कोर्स आपको बहुत काम आने वाला है। आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की सेकेंड वीडियो, जो कि हमारी अगर क्रैश कोर्स की देखें तो 10वीं वीडियो है, 10वां पार्ट है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन स्टार्ट कर दिया था। जिन्होंने वो वीडियो मिस कर दिया तो जल्दी से जाएं, उस वीडियो को चेक करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। और आज का वीडियो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और इवन मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो से आपके डिफेंस में एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा फाइनल एग्जाम के अंदर। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट आपको पता होगा, मोशन ऑफ चार्ज को हमने करंट कहा था, आई से रिप्रेजेंट किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब कंडक्टर पर आप बैटरी से कनेक्ट करते हो कंडक्टर को, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आगे सीधा तो चल नहीं पाते बेचारे, खिसक खिसक के आगे जाते हैं। तो उस खिसकने वाली वेलोसिटी को, उस ड्रिफ्ट करने वाली वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था। इसको जनरली वीडी से रिप्रेजेंट कहा था। तो हमारा टॉपिक है कि इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई फॉर्मूला है जो इनको कनेक्ट करता है। तो बिल्कुल हाँ, जो एक्सप्रेशन है वो होता है आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। ये इनके बीच का रिलेशन होता है। अब इनमें क्या क्या टर्म्स हैं, इन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आई देखिए तो आप सब बच्चों को पता आई क्या है। आई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है जो कि किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। ए उस कंडक्टर का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन कि अगर ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के लिए हम ये रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है वायर का, ठीक है, दिस इज ए। और यहाँ पर एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कि इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी भी कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया था जनरली कंडक्टर्स के लिए 10⁻29 होती है, ठीक है। अच्छा, वीडी आप समझ चुके होंगे क्या है। वीडी यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये इनके बीच का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब अगर ध्यान दी, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, इस एरिया को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, तो ये बन जाएगा आई डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। अब आई अपॉन ए, करंट बाय एरिया, कल ही बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि करंट बाय एरिया ये होता है करंट डेंसिटी। इसको जे से रिप्रेजेंट किया तो जे आ गया आपके पास एन ई वी डी। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाती है करंट डेंसिटी की इन टर्म ऑफ एन ई और वी डी। मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी नाम से थोड़ा सा कहीं मोशन से रिलेटेड आ रहा है, मोबाइल वर्ड से ये रिलेटेड है ना। तो मोबिलिटी का मतलब ही मोशन होता है। अब यहाँ पर किसके मोशन की बात हो रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की बात हो रही है। किसके अंदर? किसी कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी को हम एक सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। होता क्या है मोबिलिटी? तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रेशो को ही हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। किसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम बोल देते हैं क्या? मोबिलिटी। फॉर्मूला यहां से समझ गए होंगे क्या होगा? वी डी अपॉन में ई, और किससे रिप्रेजेंट किया? म्यू से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहता है किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अच्छा, आपको याद होगा, तो ये वेलोसिटी रहता है किसका? मोबिलिटी का। आपको याद होगा आपको याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता के गया था लास्ट वीडियो में। क्या था आपको याद हो? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रहे हैं, स्मॉल ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जितना फील्ड अप्लाई किया था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय मास। ये सारा वीडी का फॉर्मूला था, डिवाइड बाय ये ई लगाया मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे तो मोबिलिटी का फॉर्मूला बनाना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा माइनस का ई टाउ बाय एम। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? मोबिलिटी के लिए। किसके लिए फॉर्मूला बन गया? मोबिलिटी के। अच्छा, अब जरा ध्यान दें, मोबिलिटी के फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखें कि आपको इस फॉर्मूले के अंदर चार्ज, मास और रिलैक्सेशन टाइम दिख रहा है। अब रिलैक्सेशन टाइम तो जनरली कंडक्टर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वैल्यू भी बताई थी, 10⁻⁻14 सेकंड की रेंज की होती है ये वैल्यू। इसका मतलब मोबिलिटी डिपेंड करती है चार्ज की वैल्यू पे और मास पे। अगर आपके पास कोई चार्ज कैरियर है जिसका मास ज़्यादा है तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, और अगर किसी का मास कम है, अगर किसी का मास कम है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब बात करें यूनिट, तो यूनिट अगर मैं इस फॉर्मूले से देखें
तो ये आपको पता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से ये इसका इस तरह से यूनिट बन जाता है किसका, मोबिलिटी का। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए मोबिलिटी टर्म से रिलेटेड। अब अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, हालांकि हमें पढ़ना है आगे सेमीकंडक्टर्स को, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी, दोनों ही होते हैं, उनमें दोनों मूव करते हैं। तो जनरली जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, ध्यान देना, मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू होल। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस में हम उन मटेरियल्स को प्रेफर करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होल से ज़्यादा हो तो उसको प्रेफर किया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखें। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आपको बोल दूं कि आपके पास एक वायर है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म एरिया की, मतलब इस तरह से एक वायर बना लिया मैंने, ठीक है। अब अगर आप वायर को जरा ध्यान से देखें तो इस साइड में वायर का एरिया कम है, यहाँ का एरिया A1 मान लेता हूँ, इस साइड का जो एरिया है वो A2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब से मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ से कुछ करंट एंटर किया इस साइड से, उस करंट को मैं अगर I1 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है उसको मैं अगर J1 लिखता हूँ, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको मैं VD1 लिखता हूँ, और इस एरिया के लिए करंट को अगर मैं I2 लिखूँ, करंट डेंसिटी को J2 लिखूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD2 लिखूँ, तो मुझे बताना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी, या कोई सेम भी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए एरिया को। अब एरिया तो आपको दिख ही रहा है कि A2 इज ग्रेटर देन A1, बिल्कुल श्योर। अच्छा, अब दूसरी चर्चा करते हैं करंट पे। याद हो लास्ट वीडियो में बताया था करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, करंट सेम रहता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना करंट यहाँ से एंटर करेगा उतना ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी I1 और I2 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी जिसको J लिखा करते थे, फॉर्मूला आपको पता है करंट बाय एरिया, यानी करंट डेंसिटी एरिया की इनवर्सली है। जिसका एरिया कम होगा वहां करंट डेंसिटी ज्यादा। अब एरिया A1 कम है तो डेंसिटी A1 वाली साइड ज्यादा होगी, यानी J1 इज ग्रेटर देन J2, ठीक है, ये रिलेशन इसकी। अब बचती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के लिए मुझे बताओ। अब याद कीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आपको फॉर्मूला याद हो, I इज इक्वल्स टू ANEVD, यहाँ से A को इधर ले आए थे तो I बाई A इज इक्वल्स टू NEVD था, है ना। तो ये होता था J, यानी J और VD ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह से J में चेंज आएगा वैसे ही VD में चेंज आएगा। अब J1 बड़ा है तो यहाँ वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बड़ी होगी, तो D1 वाली बड़ी है किससे, D2 वाली, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, आई थिंक सो क्लियर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो रीढ़ की हड्डी है, मतलब इसके बगैर ये पूरा चैप्टर जो अधूरा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और बहुत ही इजी सा कंसेप्ट। ओम्स लॉ बहुत ही फेमस लॉ है, सब बच्चों ने सुना होगा ओम्स लॉ के बारे में। चलिए आज इसकी बात करते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इस तरह से एक कंडक्टर कंसीडर किया। कंडक्टर आपको पता होगा जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन रैंडम मोशन की वजह से वो वहीं रुक जाते हैं, तो इस टाइम करंट जीरो है क्योंकि कुछ भी अप्लाई नहीं किया। अब अगर क्या कर दिया जाए, इसकी इस साइड को और इस साइड को मैंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से इस तरह से जोड़ दिया। अब बैटरी क्या करती है आपको पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। इसको मैं V से लिख देता हूँ। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक साइड कोई पॉजिटिव वाली होगी यानी हाई पोटेंशियल वाली, एक साइड लो पोटेंशियल वाली होगी यानी नेगेटिव वाली साइड होगी। अब आप बताएं क्या होगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे इस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है वो इस तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इधर की तरफ आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, करंट बना देगा, तो यानी इस तरह से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, इसकी स्टेटमेंट सुनिए। अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि अगर आप इस सर्किट में इस कंडक्टर पर जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करोगे वैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, करंट फ्लो करेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे उतना कम करंट फ्लो करेगा। यानी ये दो कंक्लूजन के रूप में पता लगा। यानी जो करंट की वैल्यू, ध्यान देना, जो करंट की वैल्यू है डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्लियर कि करंट तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और मैथमेटिकली इसको वैसे अगर सही लिखा जाए तो कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि वैल्यू ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू V, डिपेंड करती है V पे। और इसी को ही बाद में मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से लिख दिया गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये ओम्स लॉ का मेन जो स्टेटमेंट है वो है।
ठीक है। अच्छा, जब भी अगर आपको कहीं लिखा मिले, ध्यान देना, जब कहीं आपको ओम्स लॉ लिखा मिले तो स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग पढ़नी है आपने। कैसे पढ़नी है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, जो हमने उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। कब, एक चीज ध्यान देना, कब, एक स्पेशल कंडीशन है, व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जब आप क्या माने कि बाहर का टेम्परेचर, प्रेशर जैसी कंडीशन क्या रहे, कांस्टेंट रहती है ना, उस टाइम पे ये वाली रिलेशन फॉलो करती है। अच्छा, मैथमेटिकल इस तरह से लिखना है, थ्योरेटिकल इस तरह से बोलना है। क्लियर, थ्योरेटिकल बोलना ऐसे है और लिखना ऐसे है। तो ये हुआ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी और आई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और ओम्स लॉ वैलिड कब है, जब टेम्परेचर, प्रेशर जैसी कंडीशन कांस्टेंट रहे। क्यों, ये भी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। अब ओम्स लॉ में मैंने आपको मैथमेटिकल कुछ इस तरह से बताया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यानी अगर मुझे कहा जाए कि एक ग्राफ बना के बताओ किसके बीच में, v और i के बीच में, ठीक है, v और i के बीच में, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी जब भी हम भगाते हैं उसके जगह किसी कांस्टेंट को लाते हैं, आप सब बच्चों को पता है। तो यहाँ पर इसको भगाया, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, क्या लिखा, r, क्या लिखा उसको, r लिख दिया मैंने इस तरह से। ठीक है, ये कांस्टेंट है यहाँ पर r, और इस r को एक नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इस तरह से इसका नाम दिया गया। क्लियर, कि वी आई पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे कांस्टेंट आएगा जिसको नाम दिया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर r कांस्टेंट है। फिर से समझे, किसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, जैसे जैसे पोटेंशियल में कोई चेंज लाओगे करंट में चेंज आएगा, आर में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज आर इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये है ओम्स लॉ, ये क्या है, ओम्स लॉ। क्लियर यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना, इससे रिलेटेड ग्राफ बहुत काम के। तो ग्राफ से जस्ट पहले देखें, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं आर कितना होगा, तो क्या आर पोटेंशियल बाय करंट होगा, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस को करंट की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपके पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। अब इसका यूज है ग्राफ में, ग्राफ से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको टाइम शायद एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। अब बात करते हैं ग्राफ किसका, वी आई का या फिर आई वी ग्राफ का। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे V और I के बीच में ग्राफ बनाना है किसी कंडक्टर के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इस तरह से ग्राफ प्लॉट करता हूँ। एक तरफ मैं करंट की वैल्यू को दिखाता हूँ और एक तरफ किसकी वैल्यू को दिखाता हूँ, पोटेंशियल की वैल्यू को। ध्यान देना, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल में जो ये एक्सिस दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर मैं करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वर्टिकल में मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वोल्टेज को। अभी अभी आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इस सिचुएशन में अगर मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ तो आपको पता है वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। किस तरह से आएगा, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर। अब जरा ध्यान दे, इस स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या, इस ग्राफ में, इस लाइन में जो बनी कर्व, इसने नीचे वाले एक्सिस के साथ देखिए कुछ एंगल बना रखे। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, यानी ये नीचे वाले आई एक्सिस से ग्राफ इतना ऊपर है, कितने एंगल से, थीटा एंगल से ऊपर है, यानी ये जो बीच का एंगल होगा यहाँ, ये एंगल थीटा है। ठीक है। अब कोई चीज नॉर्मल लेवल से ऊपर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ढलान बोलते हैं, स्लोप, यानी इसका कुछ स्लोप है। तो शायद आपको पता हो बेटा स्लोप कैसे निकलती है, आप बोलते हैं इसको क्या, स्लोप। स्लोप किसका, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ के अंदर जो लाइन दिख रही है उसका स्लोप। और स्लोप निकालते कैसे, इस एंगल से, आप निकालते हैं किससे, टेंजेंट ऑफ थीटा से। अब टेंजेंट थीटा कैसे निकालते हैं मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल हो, आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हो, आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास टेंजेंट थीटा आ जाता है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर लेट अस सपोज इस पॉइंट को कंसीडर किया और यहाँ पर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आपके पास इस तरह से एक ट्रायंगल बन गई ओ ए बी, इस तरह से। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए बी, परपेंडिकुलर ए बी है, और बेस क्या है आपके पास, ओ बी। क्लियर। अब ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करिए, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करिए यहाँ पर वोल्टेज को, वोल्टेज को। और ओबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओबी नीचे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। यानी आप निकाल रहे थे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ,
जो कि टेंजेंट होता है और निकल गया वी बाई आई, और वी बाई अभी अभी बताया था वी बाई आई क्या होता है बेटा, वो होता है आर रेजिस्टेंस। आपको क्या पता लगा कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ या टेंजेंट थीटा वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ही होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ही होता है। यानी कभी भी आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकालना हो आप वी आई ग्राफ का स्लोप निकाल देंगे, ठीक है, आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि अगर किसी सिचुएशन में स्लोप जो है वो ज्यादा होगा, स्लोप का ज्यादा मतलब ये जो टेंजेंट थीटा वाला एंगल है अगर ज्यादा होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर मैं उल्टा लिखूं कि किसी केस में स्लोप कम है तो टेंजेंट ऑफ थीटा भी कम होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कम होगा। समझ आ रही है। और एंगल ध्यान देना किसके साथ है, एंगल ये आई एक्सिस के साथ है, करंट वाले एक्सिस के साथ है, करंट वाले एक्सिस के साथ है। यानी अगर अगर कोई आई एक्सिस के नजदीक है, नजदीक का मतलब थीटा कम होना है ना, थीटा कम होना, थीटा कम होना इट मीन रेजिस्टेंस कम होगा। जो लाइन आई एक्सिस के नजदीक होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब बना लेते हैं इससे एक क्वेश्चन, अभी मैंने दूसरा ग्राफ तो बताया नहीं। लेट अस सपोज आपको किसी सिचुएशन में किसी क्वेश्चन में कहा गया कि आपने 2 या 3 अलग अलग ऐसे कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ बनाया। तो ग्राफ की कुछ लाइनें इस तरह से आई, आप देख सकते हैं। ये पहला मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, ये तीसरा मटेरियल है। आपको बोला कि इन तीनों मटेरियल के कुछ रेजिस्टेंस होंगे, अगर हैं तो उनको अरेंज करो। अरेंज करने का मतलब किसका ज्यादा है किसका कम है, इस तरह से। अब मुझे बताओ कि सबसे बड़ा एंगल किसके लिए, एंगल तो आई एक्सिस से देखते हैं, तो सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर फर्स्ट लाइन का है, उससे छोटा सेकंड लाइन का, और सबसे छोटा थर्ड लाइन का। अब एंगल सबसे बड़ा 1 का है, यानी स्लोप जो है 1 की वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद नंबर है किसका, स्लोप दूसरे का, एंड सबसे कम स्लोप जो है वो किसकी बेटा, तीसरे की। तो स्लोप रेजिस्टेंस को तो इंडिकेट करती है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ 1 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद दूसरे का रेजिस्टेंस, उसके बाद तीसरे का, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस तीसरे का जो सबसे नजदीक है आई एक्सिस के साथ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आई एक्सिस के जो नजदीक होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। डायरेक्ट ट्रिक याद रखें, क्या, जो आई एक्सिस के नजदीक होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये कब था, जब हमने वी आई ग्राफ पढ़ा। अब हमें आई वी ग्राफ को भी देखना है, उसकी इंपॉर्टेंस भी चेक करनी। अब अगर आपको बोल दे कि क्वेश्चन में आपके पास वी आई ग्राफ नहीं आई वी ग्राफ है, आई वी ग्राफ मतलब आपको ऊपर की तरफ आई दिख जाए, नीचे की तरफ वी दिख जाए। ग्राफ तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन होगा, आपको पता है। इस बार क्या होगा, जरा ध्यान देना, इस बार क्या होगा, एंगल अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ देखूं थीटा, तो टेंजेंट थीटा निकालने से मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं आएगा इस केस में। इस केस में क्या होगा, अगर आप निकालते हो स्लोप, स्लोप का मतलब आप निकालते हो टेंजेंट ऑफ थीटा, तो आपको पता है वो इस बार टेंजेंट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर, यानी वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइड बाय वी, यानी ये 1 बाय आर के इक्वल होगा। यानी इस सिचुएशन में स्लोप जो है टेंजेंट जो थीटा है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बताएगा। कब, जब आई वी ग्राफ हो, जब क्या हो, आई वी ग्राफ हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे कंपेयर करना हो अलग अलग मटेरियल के लिए, तो क्या लिखेंगे, जिसका स्लोप ज्यादा होगा इट मीन उसका टेंजेंट थीटा एंगल ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बेटा क्या होगा, कम होगा। एंड दूसरा, अगर किसी के लिए स्लोप कम होगा इट मीन उसका टेंजेंट थीटा भी क्या होगा, कम होगा, इट मीन उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। अच्छा, एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट अस सपोज आपको कहा गया कि आपके पास आईवी ग्राफ है। देखिए आईवी ग्राफ का अभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आया भी था एक क्वेश्चन। आपके पास इस तरह से 3 मटेरियल है, कोई फर्स्ट मटेरियल है, ये कोई सेकंड मटेरियल है, ये कोई थर्ड मटेरियल है। आपसे पूछा कि इनके रेजिस्टेंस को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम। अब फिर से वही कंसेप्ट, एंगल नीचे वाले के साथ अगर ध्यान से देखें तो इसका एंगल सबसे कम है, ठीक है, यानी स्लोप जो 1 नंबर की सबसे कम है, उससे ज्यादा किसकी स्लोप है, 2 नंबर की, उससे ज्यादा किसकी स्लोप है, 3 नंबर की। ठीक है, और देखिए स्लोप टेंजेंट को इंडिकेट करता है और रेजिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर पहले की स्लोप सबसे कम है तो रेजिस्टेंस पहले का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद दूसरे का, और सबसे कम किसका होगा, तीसरे का। तो इस तरह से आपने रेजिस्टेंस को अरेंज कर दिया। यहाँ भी क्या चीज पता लगी, देखिए R1 रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कौन सा, R3। और R3 देखिए अगर तीसरी लाइन आई एक्सिस के सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी ये ट्रिक यहाँ भी काम आई कि जो लाइन आपको आई एक्सिस के नजदीक दिखेगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ स्लोप फ्लोप, सिर्फ ये याद रखो कि आईवी ग्राफ हो या फिर वीआई ग्राफ हो, किसी भी तरह का ग्राफ हो, चाहे आईवी ग्राफ हो चाहे वीआई ग्राफ हो, जो क्या होगा, नियर टू आई एक्सिस, करंट एक्सिस के नजदीक होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बस ये याद रखें, जो उससे जितना दूर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी, आई थिंक सो क्लियर हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या, ठीक है, अभी अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा।
अब ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के है, जब टेम्परेचर प्रेशर जैसी कंडीशन क्या रही कांस्टेंट, और इनका जो ग्राफ बनाया था आपको पता हो स्ट्रेट लाइन था, है ना। अगर कोई डिवाइस, सुना जरा, अगर कोई डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे करता है, इफ एनी डिवाइस, एनी सर्किट या फिर एनी इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ओबे किसको, ओम्स लॉ को, ओम लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे ओमिक डिवाइस। क्या बोल देंगे बेटा, उसको ओमिक डिवाइस बोलेंगे, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ क्या होगा, ऐसे केसेस के अंदर इनका जो V और I का ग्राफ या फिर I और V का ग्राफ जो होगा बेटा, वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, या फिर जिसको बोल दो लीनियर ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ होगा। समझ आ रही है, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, वी और आई का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसलिए कई बार ओमिक डिवाइसेस को लीनियर डिवाइस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लीनियर डिवाइस। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, इनका वी या आई या फिर आई वी ग्राफ कुछ भी हो, वो ऐसे एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। हाँ, स्लोप कम ज्यादा हो सकती है, एंगल वो डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल कौन से ओमिक डिवाइस के, देखिए इस चैप्टर में जितने भी हम पढ़ेंगे डिवाइस, चाहे रेजिस्टेंस हो सिंपल, चाहे रियोस्टेट हो, चाहे मेटेलिक वायर हो आपके पास, ठीक है, चाहे आपके पास पोटेंशियोमीटर हो, मीटर बेज हो, ये जो नॉर्मल डिवाइसेस रहते हैं ये सभी ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। कौन नहीं करते वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जितने भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस रहेंगे वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनमें ऐसी सिचुएशंस नहीं होंगी, ठीक है। तो यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को छोड़कर, डायोड वायोड जो ट्रांजिस्टर, उनको छोड़कर जितने भी नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं वो सब ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, वो ओमिक डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो सिंपल जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर बोल दो, रजिस्टर्स बोल दो, कैपेसिटर्स जो होते हैं, इंडक्टर जो होता है, रियोस्टेट जो है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रियोस्टेट, ये सभी क्या होते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, बहुत सारे। अब नॉन ओमिक क्या होनी चाहिए, अब आपको आइडिया लग गया होगा, नॉन ओमिक पता लग गया होगा आपको, क्या जो ओबे नहीं करते, नॉट ओबे किसको, ओम्स लॉ को, ठीक है। अब ओबे कैसे नहीं करते, इनका जो वी आई ग्राफ है, देखिए इनका वी आई या फिर आई वी कुछ भी लिखे, जो ग्राफ होता है वो क्या होगा, नॉट लीनियर, नॉट स्ट्रेट लाइन, वो सीधा नहीं होगा, सीधी लाइन नहीं होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नॉन लीनियर होगा। कैसा होगा, नॉन लीनियर। इसीलिए इस तरह के डिवाइसेस को हम नॉन ओमिक या फिर एक और नाम क्या, नॉन लीनियर डिवाइस भी बोलते हैं, नॉन लीनियर डिवाइस, इसको, इस चीज को, क्लियर। अच्छा, एग्जांपल इसका भी समझते हैं। देखिए एग्जांपल में लिखो डायोड्स, एलईडी लिखो, चाहे लाइट एमिटिंग डायोड लिखो, चाहे सोलर सेल लिख लो, ठीक है, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर्स, तो ऐसे बहुत सारे ये डिवाइस हैं, इनमें आईवी ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बना के बताऊं आपको, जो नॉर्मली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हालांकि आता है, कि अगर आप एक सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए ग्राफ बनाओ, आप आई और वी के बीच में, एक तो वो डिपेंड करता है पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है, करंट की वैल्यू भी इन्वर्स हो जाती है, और इसका जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, कर्व ग्राफ होता है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ होता है कुछ, ठीक है। तो देख लें आप, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इस तरह से कर्व ग्राफ है, और साथ में पॉजिटिव नेगेटिव पे भी डिपेंड करते हैं। ओम्स लॉ ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, यानी ओम्स लॉ यहाँ पर ओबे नहीं होगा। तो ये जो होंगे वो किसके अंदर आएंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस के अंदर। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की कमियां क्या है, बोलेंगे सर इतना डीप में पूछा जाता है, बिल्कुल एनडीए में पूछा जाता है। अभी पीछे से 2019 का एक पेपर आया था, ओम्स लॉ से रिलेटेड पूछा गया था, अगर आपने ओम्स लॉ डिटेल में पढ़ा है तो शायद अभी उसका आंसर दे पाते। तो कमियां की थी ओम्स लॉ की, कुछ कमियां थी, जैसे ओम्स लॉ में आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, बट एट हाई वोल्टेज, अगर कोई किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई हो तो क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा से मुझे पता है कि करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा वोल्टेज की वजह से। जब करंट ज़्यादा होता है तो बेटा उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट, वो चीज़ गर्म हो जाएगी, गर्म होने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर्स के अंदर यानी मेटल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होते हैं। अब रेजिस्टेंस अपोज करने की एबिलिटी बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू को वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो क्या देखा कि वोल्टेज ज्यादा होने से करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या पता लगा, करंट तो कम हो रहा है, यानी इसका जो वेरिएशन है वो ऐसे लीनियर नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ये लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन, ओम्स लॉ ने कहीं नहीं बताया आपको कि वोल्टेज पॉजिटिव हो तो करंट कैसा होगा, वोल्टेज नेगेटिव हो तो करंट कैसा होगा। क्या वेरिएशन एक जैसी होगी, नहीं होगी। वेरिएशन जो है, वेरिएशन ऑफ I also depends upon, also
डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ वोल्टेज, साइन ऑफ वोल्टेज मतलब वोल्टेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आई की वैल्यू उस पर भी डिपेंड करती है। जैसे इन केस ऑफ डायोड्स अगर मैं बताऊं आपको, अगर पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हो तो आईवी का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, और अगर आप क्या करते हो नेगेटिव वोल्टेज लगाते हो तो आईवी का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मतलब डिपेंड करता है वोल्टेज पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्लियर? तो ये रहता है क्या इसका लिमिटेशन, किसका, ओम्स लॉ का। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जस्ट कांस्टेंट के तौर पे आया था, V इज इक्वल टू हमने आर आई लिखा था, वहां पर आर एज अ कांस्टेंट था, बट एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। अब बोल सकते हैं कि हर एक मटेरियल अपने अंदर से जब करंट जाता है तो उस करंट को रोकता है जाने से, करंट को एक अपोजिशन मिलती है, एंड उसी अपोजिशन को, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट यानी हर एक मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ अपोजिशन होगी, किसी की कम होगी तो किसी की ज्यादा होगी, एंड उसी को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कारण क्या है? अब आप सोचे जरा, एक मटेरियल है उसमें मूव कौन करता है? मूव तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की मोशन से करंट होगा। क्या इलेक्ट्रॉन का मोशन एकदम सीधा साधा होता है? नहीं ना, वो जब आगे मूव करता है किसी से कोलाइड कर जाता है, फिर मूव किया फिर किसी से कोलाइड कर गया, फिर मूव किया फिर किसी से कोलाइड किया, यानी बार बार उसका कोलिजन हो रहा है उस मटेरियल के अंदर जो बाकी पार्टिकल्स है, बाकी एटम्स है या आयंस है उनके साथ। तो उस कोलिजन की वजह से उस पर अपोजिशन मिल रहा है, उसको आगे ढंग से नहीं बढ़ पा रहा, तो उसकी वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आप बोल सकते हैं कि इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, ठीक है, जो कोलिजन होता है, जो क्या होता है, कोलिजन होता है, एक्चुअल में वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। अब हर एक मेटेरियल में अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा मेटेरियल टू मेटेरियल। अच्छा, किस तरह की क्वांटिटी है? तो बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। किस तरह की क्वांटिटी? एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें, अब देखें इसका फॉर्मूला यहां से बनाता हूं, R इज इक्वल टू वी बाई आई, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये बन गया फॉर्मूला। यानी एक फॉर्मूला तो ये भी पता लगा, डेफिनेशन बना सकते हैं कि वोल्टेज और करंट की रेशियो को रेजिस्टेंस बोला जा सकता है। मतलब इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन भी हमें पता लगी, ये वाली। हमें तो यूनिट पूछा सर। अब वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट के अंदर, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर, यानी यूनिट बना वोल्ट बाय एम्पियर। अब इसका कोई सिंपल नाम दे दो, चिंता मत कीजिए, जिसने ओम्स लॉ दिया था उन्होंने अपने नाम पे यूनिट का नाम दिया, दैट इज ओम। यानी वोल्ट पर एम्पियर को, वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है, और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर ओम। क्लियर? वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। तो समझ गए होंगे। आपसे मैं बोल दूं कि 1 ओम करंट कब होगा? आप बोल सकते हैं कि जब 1 वोल्ट आपने किसी पे अप्लाई किया, किसी मटेरियल पे आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया और उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर गया, इट मीन उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 ओम हुआ। डायमेंशन फॉर्मूला आपको मैं जस्ट हिंट देता हूं, आपने खुद करना है। देखिए वोल्टेज पोटेंशियल है, वर्क डन बाय चार्ज, ये इसका फॉर्मूला होता है, एम्पियर नीचे करंट है जिसको मैंने सिंपली आई लिखा। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l2 t माइनस का 2 डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज का होता है बेटा a1 t1 होल डिवाइड बाय करंट, करंट का होता है सिंपली a1। तो आपको लिख चुका हूँ लगभग सब चीजें, बाकी आप खुद समझदार है, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, कहीं आप रट के बैठो कि M1 L2 L3 कुछ इस तरह से। बहुत सारे बच्चे जनरली क्या करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं कि सर रटने पड़ेंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, आपको जैसे फॉर्मूलाज पता होंगे, आप किसी एक दो को रट लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्क का, एनर्जी का इंपॉर्टेंट है, ऐसे 2-4 रट लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उसके बाद से बाकी आप बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? अभी भी तो लिखा सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्या, V बाई आई, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो इसका एक्यूरेट फॉर्मूला है, जो सब कुछ क्लियर कर देगा रेजिस्टेंस का। हालांकि हमारे डेरिवेशन नहीं है, हमें उसको ड्राइव नहीं करना, जस्ट आपको सिंपली याद रखना है क्या, ml डिवाइड बाई a n e स्क्वायर टाउ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान देना, ml डिवाइड बाई a n e स्क्वायर टाउ। अब यहाँ पर m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करते हैं। यहाँ पर L क्या है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिस मटेरियल में करंट फ्लो कर रहा है उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस मटेरियल के अंदर से करंट जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और टाउ आपको याद होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, कोलिजन वाला टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला।
अब इस फॉर्मूले को मैंने क्यों बताया, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस पे भी बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले m आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यानी रेजिस्टेंस का मास के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरा फैक्टर देखें, अगर आप ऊपर ऊपर ही तो आपको लेंथ दिख रहा है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो भी कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ मैटर करती है कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर आपने दो वायर ले रखी हैं, दोनों का एरिया सेम है, सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, सब कुछ सेम है, बस लेंथ ही अलग अलग है दोनों की, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। इसकी लेंथ कम है तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, इसकी लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इक्वेशन 1 भी बोल देता हूँ। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, तीसरा डिपेंडेंस। अब आप आर और ए को देखो, तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के, एरिया कौन सा, ये जो एरिया आपको दिख रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा इसको फील करें, देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितनी लंबी तार होगी तो सोचो इलेक्ट्रॉन को आगे तक जाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बार बार उसका कोलिजन होता रहेगा बेचारे का, तो इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अपोजिशन बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर एरिया क्या होगा, कम होगा, मतलब कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। एरिया कम होने का मतलब वायर काफी नैरो है, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से इधर उधर निकल पाएगा, तो कोलिजन ज्यादा होगा, इस केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और एरिया अगर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जितनी वाइड वायर होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, शायद कोलिजन कम होगा, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। यानी आपके पास मैं बोल दूं एक थिन वायर है और आपके पास एक थिक वायर है, इस तरह से दो वायर है, थिन और थिक, लेंथ सेम, टेम्परेचर सेम, मटेरियल सेम, सब कुछ सेम, किसमें करंट इजीली फ्लो करता है, तो करंट उसमें इजीली फ्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम हो, तो इसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा क्योंकि ये थिन है, एरिया कम है, ये थिक है तो रेजिस्टेंस होगा कम, तो करंट इजीली इसमें फ्लो करेगा। थिक वायर्स के अंदर करंट इजीली फ्लो करता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता लगा। ये दो तो जनरली आपको पता ही पता है। अब नेक्स्ट देखें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं एक बार, क्या था अभी, अब बताया था आपको, MLANE² टाउ। क्लियर। चलिए अब तीसरी डिपेंडेंस देख लेते हैं, चौथी डिपेंडेंस देख लेते हैं, क्या था। अब मास का हो चुका है, लेंथ का हो चुका है, एरिया का बचा NE और टाउ। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर मटेरियल के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, यही तो बात है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगा, है ना, तो रेजिस्टेंस तो ऑटोमेटिक कम होगा। और अगर क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जनरली आप देखते हो कि कंडक्टर्स के पास, ये केस किस में मिलता है बेटा, कंडक्टर्स के केस में, मेटल के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिस्टेंस इसलिए कम होता है। और ये किस में मिलता है, जनरली जो इंसुलेटर्स होते हैं, तो इंसुलेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा फिफ्थ वाला देखें कि ई पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, इसके बदलने ना बदलने से आर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अच्छा एक बचा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कि अगर किसी केस में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है तो आर कम होगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं लेकिन देरी से करते हैं, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन चला, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, अब जाके कोलाइड कर गया, मतलब 2 सेकंड बाद कोलाइड किया। ठीक है, तो अगर उसको टाइम ज्यादा लग रहा है कोलिजन में, यानी उसका पास लगभग स्टेट है, वो लगभग सीधा चल रहा है क्योंकि कोलिजन कम कर रहा है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम है, इसका मतलब वो जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं, अभी चला आधा सेकंड हुआ था कोलाइड कर गया, फिर चला आधा सेकंड हुआ कोलाइड कर गया। अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम है, इसका मतलब वो जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहा है, इसका मतलब अपोजिशन ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आ गया आपको। अच्छा अब ये दो फैक्टर जनरली क्यों नहीं लिखे होते, देखिए ये दोनों के दोनों फैक्टर्स ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आपने कौन सा मटेरियल लिया, कितना टेम्परेचर रखा, इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। अब कैसे ध्यान देना, जनरली जो मटेरियल है ये तो चलो आपको पता है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो समझ आया। अब टेम्परेचर का क्या रोल है, जनरली क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को जब बढ़ाते हो तो क्या होगा, सोचो। पहले मैं कंडक्टर्स के लिए बताता हूँ, कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स में जनरली मेटल्स होती है ना, आपको पता होगा। तो मेटल्स या कंडक्टर्स के केस पे जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं, तो कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता,
लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना मतलब एनर्जी मिलना। वो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी वो जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड भी करेंगे। जब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो बताओ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो कम हुआ, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ध्यान देना, इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख लेना। दूसरा केस कि अगर सर आप हमें कंडक्टर ना बोलकर कुछ और बोल देते, जैसे मैं बोलता हूँ सेमी कंडक्टर, इन दो का ही जनरली पूछा जाता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, सुनो, जब आप उस केस में टेम्परेचर को बढ़ाते हो सेमी कंडक्टर के केस में, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बन जाते हैं उस केस में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंक्लूजन क्या निकला, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। यहाँ पर टाउ का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा रोल होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। आपने ये दो चीजें याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर से सुन ले, मेटल्स के केस में, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब शायद मुझे समझ आया कि क्यों ओम्स लॉ में कहा गया कि टेम्परेचर प्रेशर जैसी कंडीशन कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आपको याद हो ओम्स लॉ में आर एक एज अ कांस्टेंट लिखा था आपने, और अगर टेम्परेचर चेंज होता उस एक्सपेरिमेंट के दौरान तो शायद इस आर की वैल्यू चेंज होती, तो ये कांस्टेंट थोड़ी होता। इसलिए ये कहा गया कि ओम्स लॉ के अंदर टेम्परेचर प्रेशर जैसी कंडीशन कांस्टेंट रहे। आई थिंक सो क्लियर हो चुका है। रेजिस्टेंस का डिपेंडेंट किस पे, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, टोटल 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेचर और टेम्परेचर किसको इफेक्ट करते हैं, वो इस एन को और इस टाउ को इफेक्ट करते हैं। आई थिंक सो क्लियर है। अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना, जो आप हमेशा करते हैं। रजिस्टर क्या होता है, क्या सिंबल है, रियोस्टेट क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, ये कुछ सिंपल सी टर्म। देखिए, ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका कुछ रेजिस्टेंस हो। रजिस्टर क्या है, एनीथिंग हैविंग सम रेजिस्टेंस, एनीथिंग हैविंग सम रेजिस्टेंस। और हर एक चीज का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आपका भी कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, मेरा कुछ रेजिस्टेंस है, बुक का कुछ रेजिस्टेंस है, लैपटॉप का कुछ रेजिस्टेंस है। हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, आप उसको जनरली रेजिस्टर बोल सकते हैं। तो इस तरह से दिखता है। देखिए, ये एक स्पेशल रेजिस्टर है जिसको कार्बन रेजिस्टर कहा जाता है, कार्बन से बना होता है ये जनरली। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से जिगजैग लाइन बना देते हैं, तो ये किसी भी रजिस्टर या रेजिस्टेंस ही बोल दो, उसका एक सिंबल होता है। देन है रियोस्टेट। क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर हमें डिवाइस के अंदर, हमारे इंस्ट्रूमेंट या सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करना होता है। या अब देखें, आपको पता है कि करंट जो है वो तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अभी अभी ओम्स लॉ में बताया कि अगर मुझे सर्किट में करंट को कंट्रोल करवाना है तो मुझे वोल्टेज को कंट्रोल करवाना पड़ेगा। अब वोल्टेज को कम ज्यादा कैसे करें, अगर आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, आपने एक बल्ब के साथ लेट अस सपोज इस तरह से एक 10 वोल्ट की बैटरी को लगा दिया, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो लगातार इसको 10 वोल्ट मिलता रहेगा। लेकिन मैं आपको बोलूं कि मुझे इस सिचुएशन में इसमें कम करंट भेजना है, लेट अस सपोज कम करंट भेजना है, मुझे इस वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या करूं, सेल जो कंपनी ने बना दिया 10 वोल्ट का, तो 10 ही रहेगा, छोटा यूज करो। या तो एक और सिचुएशन है कि आप क्या करते हैं बेटा, इसके साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो पोटेंशियल को कम ज्यादा करवा सकता है, पोटेंशियल डिवाइडर बोल दो जिसको आप, जो पोटेंशियल को डिवाइड कर सकता है, जो करंट को चेंज करवा सकता है, और इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है रियोस्टेट। कुछ इस तरह से दिखता है रियोस्टेट, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, ये पोटेंशियल को डिवाइड करवा सकता है, पोटेंशियल को कंट्रोल करवाता है, वेरी करवाता है। पोटेंशियल को कंट्रोल वेरी करने से क्या कंट्रोल होगा, उससे करंट कम ज्यादा हो सकता है सर्किट में। क्लियर। अच्छा, होता क्या है, इसमें जनरली वायर यूज होती है, अलोय से बनी वायर यूज होती है। अलोय क्यों, ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसे वायर्स की टर्न्स होती हैं, वो जनरली अलोय से बनी होती है, कांस्टेंट मैग्नीन यूरेका की, ठीक है। क्यों, वो आगे बता दूंगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। कई बार क्या होता है, हमें सर्किट में रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप रियोस्टेट की बजाय एक इस तरह से भी लगा सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इससे क्या होता है, हम अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का कोई भी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 5 ओम का, 10 ओम का, 20 ओम का, 300 का, 500 का, 1000 का, उससे बड़ा। तो इस तरह का सर्किट रहता है रेजिस्टेंस बॉक्स का, ठीक है। अब सिंबल देखिए, रियोस्टेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, रेजिस्टेंस का ही बना के इसके ऊपर जस्ट इस तरह से एरो लगा दिया जाता है। तो ये किसका सिंबल होता है बेटा, ये रियोस्टेट का सिंबल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स को सिंपली आप इस तरह से डिब्बा बना के इसके अंदर लिख दीजिए आरबी, आरबी बोले तो रेजिस्टेंस बॉक्स।
तो इस तरह से काम चल जाता है। नेक्स्ट है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अलग अलग वैरायटी के रहते हैं, हमें डिपेंड करता है सर्किट में कितना रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखिए जो नॉर्मल करंट रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस बॉक्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, लेकिन कुछ जगह हमें रेजिस्टेंस बहुत छोटे चाहिए होते हैं। तो क्या अगर मुझे 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए अलग बनाऊं, 7 के लिए अलग बनाऊं, 10 के लिए अलग बनाऊं, इवन छोटी वैल्यूज के लिए बोले तो क्या हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए एक अलग रजिस्टर बनाया जाए? तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। तो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरर्स कार्बन से बनाए जाते हैं, एक्चुअल में रजिस्टर कार्बन का ही कंपाउंड होता है उससे। फिर क्या किया जाता है, उस पर कलर्स बना दिए जाते हैं और कलर्स को देख के आप बता सकते हैं कि उसके रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू, इसलिए उसको कहा गया कलर कोडिंग, कि उन कलर्स के पीछे एक कोड रहता है, मतलब उसको अगर आप डिकोड कर दोगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाती है। जनरली इस तरह से आप देख सकते हैं कैसा दिखता है, इस तरह से सिलेंड्रिकल सा होता है। रजिस्टर आपने बहुत बार देखा होगा कहीं घरों में लगा हुआ, मोबाइल के चार्जर को ही खोलोगे उसके अंदर एक आधा मिल जाएगा आपको, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को तोड़ोगे उसमें जनरली मिल जाता है। उसमें क्या होता है, आपको ऐसे स्ट्रिप्स मिलेगी कलर्स की, ठीक है, जनरली 4-5 स्ट्रिप वाला भी होता है, 6 वाला भी होता है, लेकिन हमें 4 वाला ही देखना है, 4 स्ट्रिप वाला, ठीक है। 3 स्ट्रिप थोड़ी सी नजदीक होती है, एक हल्का सा दूर होता है, इस तरह से बैंड भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। इस तरह से देखिए फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। फर्स्ट बैंड की खास बात क्या थी कि ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है ये इसके नजदीक होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट बैंड, तो देख लीजिए ये इसके बिल्कुल ऊपर से दिख रहा होगा, ये फर्स्ट बैंड है, नहीं ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब क्या होता है कि इससे रेजिस्टेंस कैसे मिलता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, ध्यान देना। जो फर्स्ट बैंड है वो एक रीडिंग देगा, फर्स्ट बैंड एक रीडिंग देगा, उसको मैं लेट अस सपोज ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पर वो रीडिंग लिखेंगे ए। सेकंड बैंड है वो भी एक रीडिंग देता है, उसको अगर मैं बी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ बेटा, बी, तो आपने ए के साथ जस्ट बी को लिख देना है। मल्टीप्लाई, जो तीसरा बैंड है ये भी एक वैल्यू देता है, इसको मैं अगर क्या लिखता हूँ, सी, तो मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर सी। और जो फोर्थ बैंड है ये भी आपको एक रीडिंग देगा, वो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाती है, और इसको जनरली टी से लिखते हैं, इसको टॉलरेंस कहा जाता है, इंटू टी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीट रेजिस्टेंस, इस तरह से लिखा जाता है। सर बताएं कैसे? तो सबसे पहले देखिए कलर कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कोडिंग है वो सीखिए। सबसे पहले कलर देखिए हो सकता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, येलो, गोल्ड एंड सिल्वर, ये कलर हो सकते हैं। इसको याद कैसे रखते हैं, देखिए बीबी रॉय, बी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, wears gold and silver. बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, wears gold and silver. बी फॉर सबसे पहले देखिए ब्लैक का, दूसरा बी ब्राउन का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए फेवरेट जो होता है मोस्टली लड़कों का ब्लैक ही होता है, तो नंबर 1 ब्लैक को ही दी। फिर ब्लैक से मिलता जुलता ब्राउन, देन आर रेड के लिए, ओ ऑरेंज, वाई येलो के लिए, जी ग्रे भी हो सकता है, ग्रीन भी। अब ज्यादा आप कौन सा देखते हो, आपको जनरली ग्रीन दिखता है हर तरफ, तो ग्रीन है। फिर यहाँ पर देखिए कौन सा, ब्लैक आ चुका है, ब्राउन आ चुका है, तो बचा ब्लू, वायलेट, यहाँ पर अब ग्रे आएगा क्योंकि ग्रीन आ चुका है। फिर यहाँ पर W फॉर व्हाइट, G फॉर यहाँ पर गोल्ड है, एंड S फॉर सिल्वर, ठीक है। तो इस तरह से आपने सीक्वेंस याद रखना है। अच्छा, अब जो ए जो कोड मैंने बताया, जो आपको पहला बैंड बताता है ए, तो ब्लैक के लिए नंबर होता है 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, 3, 4, इस तरह से चलता रहता है। और ये नंबर जो होते हैं ये व्हाइट तक होते हैं, कहाँ तक होते हैं, व्हाइट तक। जो सेकंड बैंड होता है ये भी वही नंबर बताता है, तो सेकंड बैंड के लिए भी यही नंबर है, मतलब ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, इस तरह से चलता रहता है। जो थर्ड बैंड है, ध्यान देना, जो थर्ड बैंड है ये 10 की पावर में वैल्यू बताता है, तो इन्हीं को जस्ट 10 की पावर में लिख दो। इन्हीं 0 था, इसको 10 की पावर 0 लिख दिया, 1 को 10 की पावर 1 बना दिया, 2 को 10 की पावर 2 बना दिया, 3 को 10 की पावर 3 बना दिया, अब तो चलता रहेगा, व्हाइट तक तो है ही है। थर्ड के अंदर भी आपको गोल्ड सिल्वर मिल सकता है, तो अगर थर्ड बैंड में गोल्ड आ जाए तो उसको 10 की पावर -1 कर देना, सिल्वर आ जाए तो -2 कर देना। एंड जो फोर्थ बैंड है जिसको मैं टॉलरेंस बोल रहा था, तो उसकी वैल्यू सिर्फ 2 या 3 की होती है। जनरली वहां पर आपको या तो रेड दिखेगा, अगर रेड दिखता है तो +-2% लिखना है, अगर आपको गोल्ड दिखता है तो +-5%, सिल्वर दिखता है तो +-10%, और अगर वहां कोई भी कलर नहीं है, ध्यान देना, अगर वहां पर नो कलर है तो वहां पर आप 20% लिख सकते हो +-। अब ये है क्या, ठीक है, इसको समझते हैं। लेट अस सपोज जैसे यही आप देखें, आपको इस तरह से रजिस्टर दे दिया, तो देखिए अगर आप पहला कलर देखें तो आपको दिखेगा ब्लैक, ब्लैक ही तो है ये। अब जब मैंने टेबल में देखा तो ब्लैक पहले नंबर पे, तो उसके लिए डिजिट क्या है, 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आई, तो एज इट इज 0 लिख दीजिए। फिर दूसरा बैंड आपको बी बताता है ना, दूसरा बैंड देखें ये वाला बी फॉर सॉरी, दूसरा बैंड जो है वो आप देखिए क्या है, रेड कलर का है, तो रेड के लिए आपके पास नंबर क्या है, 2, तो यहाँ पर आपने बी की जगह लिख दिया जस्ट 2। मल्टीप्लाई बाय अब होता है सी,
वो तीसरा बैंड बताता है। तीसरा बैंड क्या है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन के लिए देखिए क्या है 10 की पावर 5, तो यहाँ लिख दिया 10 की पावर 5। नेक्स्ट क्या है प्लस माइनस टॉलरेंस, देखिए लास्ट कलर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे सिल्वर लग रहा है, और सिल्वर के लिए आपको पता है क्या लिखते हैं प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। यानी ये जो डायग्राम में आपको रजिस्टर दिखा रखा है इसकी वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 प्लस माइनस 10% ओम। अब यहाँ पर प्लस माइनस 10% का मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो प्लस 10 एक्स्ट्रा भी हो सकती है, माइनस 10 कम भी हो सकती है, मतलब इतने परसेंट इसमें चेंज आ सकता है, मतलब ये इसको रजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर कोडिंग कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बैंड की वैल्यू यहाँ से, सेकंड बैंड की वैल्यू यहाँ से, थर्ड की वैल्यू यहाँ से, एंड फोर्थ की वैल्यू यहाँ से। और देखिए ए और बी मल्टीप्लाई नहीं करना, कहीं आप मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट जो डिजिट है उसको रखना है वहीं लिखना है, और ये मल्टीप्लाई के अंदर होता है इसलिए इसको मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। देखिए मल्टीप्लायर, ठीक है, और ये टॉलरेंस के लिए लिखा जाता है, प्लस माइनस ये लिखा जाता है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आपने करना है क्या, अगर आपके पास क्या है एक कलर कोडिंग में एक आपके पास कार्बन रजिस्टर है, उस पर कलर कुछ इस तरह से, जो पहला कलर है वो येलो है, पहला कलर येलो है, दूसरा जो है वो व्हाइट है, ध्यान देना दूसरा कलर जो है व्हाइट है, फिर आपके पास क्या दे रखा है बेटा गोल्ड दे रखा है, एंड लास्ट में कोई कलर नहीं है, नो कलर। तो मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि इस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा। क्लियर, इस केस में मुझे बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट, सिंबल ऑफ द सर्किट्स क्या क्या रहते हैं, पैरेलल सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या होता है, सेल का कंसेप्ट, इस तरह से बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का भी एक आधा कंसेप्ट देख लेंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है वो भी हम जल्दी ही अगली एक वीडियो में, 2 या मैक्सिमम 3 वीडियो के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन भी क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन मैं आपको बताऊंगा स्पेशली किस पोर्शन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा बात रहती है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस भी आपको जल्दी मिलने वाले हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और आपको जो इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो क्लियर हो गया है आज की वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया। फिर भी डाउट रहता है तो बिल्कुल बेटा आप कमेंट सेक्शन का यूज करें। उस वीडियो पसंद आए लाइक करना, हमेशा आप लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।